हम आज अपना टॉपिक शुरू करेंगे गॉस लॉ। गॉस थ्योरम के नाम से आपने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि असल में गॉस लॉ होता क्या है। तो देखो, जैसे एक पॉन्ड है, मतलब तालाब है जो काफी शांत है, उसके अंदर मैंने एक पत्थर मारा तो वो चारों तरफ वेव फॉर्म करता है, वेव फॉर्म करता है, ऐसा है ना। तो ऐसे ही मेरा जो चार्ज होता है, बाय चांस वो जो सेंटर है वो मेरा चार्ज है, तो अपने आसपास गॉस का सरफेस बनाता है, सरफेस बनाता है। तो ये सरफेस, सबसे पहली चीज जब वेव बनती है तो वो सर्कुलर बनती है। अब इसने जो सरफेस बनाया वो सर्कुलर ही बना, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर एक इम्पैक्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं इसको E1 प्लेस कर दूं, इसको E2 प्लेस कर दूं और इसको E3 प्लेस कर दूं, और तीनों के पॉइंट पे मैं ये देखना चाहूं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो सबसे पहली चीज, जब चार्ज अपने चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाता है तो जो उसका इम्पैक्ट होता है वो उसके नॉर्मल होता है, वो उसके क्या होता है, नॉर्मल होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। और जिस एरिया का मुझे लेना पड़ेगा उसको मैं लिखूंगा DA, दिस इज नोन एज एरिया वेक्टर। ठीक है, तो चलो भाई ये जो E1 है ये अंदर वाला, E2 E3। फिर गॉस लॉ ने स्टेट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ स्मॉल एरिया, DA ही लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ स्मॉल एरिया इज इक्वल टू द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इस वक्त जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जितना ये चार्ज है, मान लो यहां पर चार्ज है 100 कूलम, 100 कूलम, तो इस पॉइंट पे कितना होगा आफ्टर सम गॉस सरफेस की जो एरिया, वहां पर कितना हो जाएगा 100 बाई एप्सिलॉन नॉट कूलम। फिर आते हैं हम, हमारा ऑप्टिक्स में क्या होता है, एक नया सोर्स हमेशा फ्रेश सोर्स काम करता है, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स। यानी अगर मैं कहूं कि ये Q यहां आके यहां हो गया, अब ये मेरा एक नया सोर्स हो गया, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक सरफेस। तो यहाँ सेंटर पे इस बार मेरे पास पहले क्या है, ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि सेंटर में ही मेरी स्ट्रेंथ कितनी है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ आया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ मुझे स्टेट करता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्मॉल एरिया इज इक्वल टू द Q अपॉन एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। यानी यहां पर अगर Q बाई एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है तो यहां कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो सेंटर है अपॉन में उसका भी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी जैसे जैसे एक फ्रेश सोर्स बनता जाएगा, और ये फ्रेश सोर्स नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। जो गॉस लॉ स्टेट करता मुझे गॉसियन सरफेस के बारे में, सेकंड पॉइंट वो क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। बाय चांस एक कॉन ले लिया मैंने और इसके चारों तरफ Q कर लिया, तो ये चारों तरफ अपना क्या बनाएगा, एक सर्कल। लेकिन मैं इसको सर्कल ना मान के कि सर हम सर्कल में नहीं मानेंगे, हम मानेंगे ये एक कोन है। तो कोन के सरफेस पे कितना गॉसियन जो इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इस पॉइंट पे एक स्मॉल एरिया पे कितनी होगी, अगेन वही क्या होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और यहां पर Q चार्ज है, तो इसके सरफेस पे जो उसका नॉर्मल है उस पे कितनी होगी, कितनी होगी, जैसे E भी इधर है, A भी इधर है, DA, एक E यहां भी है और एक E यहां भी है। यहां पे तो क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया है। तो हम जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल या इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू E डॉट ds, या मैं कहूं E ds cos थीटा। ये जो cos थीटा है ये किस किस के बीच में है, ये cos थीटा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। तो यहां पर तो देखो मेरे E भी इसी डायरेक्शन में था,
ए बी इसी डायरेक्शन में था, डी ए और ई, तो क्या हो गया दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया बेटा 0 डिग्री। देयरफॉर ई डॉट डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री जो क्या होता है 1, इसलिए ई डॉट डी एस। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक पॉइंट का पता चला, मुझे इस पूरे सरफेस का निकालना है, तो हम क्या करते हैं बेटा इंटीग्रेशन। क्या करते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे मान लो E2 और E3 पे देखता हूं, तो यहाँ एरिया वेक्टर मेरा क्या है परपेंडिकुलर है, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर E डॉट ds इज इक्वल टू 0, यानी एक सिलेंड्रिकल शेप में लूंगा तो वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस चीज से अगर आपको समझ आया कि असल में E डॉट ds क्या है, अब अपनी इक्वेशन लिखते हैं असल में क्या है। ठीक है, तो उससे पहले समझते हैं एरिया वेक्टर, जो एक इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज वगैरह उसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम गॉसियन जो सरफेस मानते हैं वो स्फीयर में मानते हैं। ठीक है, फिर हमें इसका करना है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, उससे पहले इसकी इक्वेशन लिख ले, द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of a charge over a small या over a surface area of a body is equal to the 1 by epsilon naught times of the चार्ज। अगर इसको लिखूं तो बाय विच, इस चार्ज की वजह से बाय विच गॉसियन सरफेस इज जनरेटेड। ठीक है, जिस चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस हुआ उसके किसी भी पॉइंट पे, तो मैं ये चार्ज ले लेता हूं Q, इसकी वजह से ये मेरा क्या जनरेट हुआ गॉसियन सरफेस जनरेट हुआ। तो इसके किसी भी एक पॉइंट पे जो स्मॉल एरिया को डिफाइन करता है D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का साइन ये है, DE उसके क्या होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए DA। तो इन दोनों के बीच में जो DA है, बाई चांस इस पे वैल्यू निकली मेरी 200 कूलम, मैंने क्या किया ऐसे DA करके इसका टोटल कर लिया, तो मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 200। ऐसा ही करते हैं ना, इंटीग्रेशन क्या बताता है मुझे, सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक, और डिफरेंशिएशन क्या बताता है असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मानना कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वही हम हर पॉइंट पे मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम क्या लेते हैं r, तो यहां से यहां भी r है, यहां से यहां भी r है। क्यों? क्योंकि स्फीयर का तो रेडियस हमेशा क्या होता है सेम होता है। ठीक है, अब गॉस लॉ और एरिया वेक्टर अगर आपको समझ आएगा तो एरिया वेक्टर को समझो, एरिया वेक्टर है क्या। उससे पहले मैं एरिया को वर्ड को ही भूल जाता हूं, मैं बात करता हूं वेक्टर की। ठीक है, तो वेक्टर को देखो क्या है, टॉपिक का नाम है एरिया वेक्टर। ठीक है, तो देखो मान लो एक एरिया वेक्टर है ए, ये किसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन, या मैं कहूं यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉडी की डायरेक्शन शो करनी होती है तो मैं उसको यूनिट वेक्टर से भी डिनोट कर सकता हूं। तो ए का मैग्नीट्यूड, जिसको मैं चलो मोड में लिख देता हूं ताकि आपको वेरीफाई हो जाए, तो ऐसे ही मेरे पास ds या dA है, आपकी बुक के हिसाब से लूं तो ds का एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ जो क्या दिखा रहा है उसकी डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल है, n नंबर ऑफ द जो भी मेरे एरिया है इनटू में ds। तो ds की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा n डॉट ds। उसके बाद आते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले एक तो रूल सोल्व कर लेते हैं। बाई चांस एक गॉसियन सरफेस बना, ठीक है, और इस बार जो चार्ज है वो बाहर है, जो चार्ज है वो क्या है बाहर है। लूप गॉसियन सरफेस ये बना, ये यहां बना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वो
इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर मैं यूनिडायरेक्शनल मानता हूं तो ऐसे है। अब इस चार्ज के बीच का और इसके बीच का जो ई है, डीए है, वो क्या हो जाएगा? निल। क्यों? क्योंकि सेंटर से इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी है? अपोजिट। तो वेनेवर, तीसरा रूल है ये, रूल 3, वेनेवर चार्ज इज outside the surface gives zero या null electric field intensity। ठीक है, अब जूम करते हैं। चलो ये रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 देखते हैं गॉसियन सरफेस का, वो क्या है? एक Q1 चार्ज हो गया, एक Q2 हो गया। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी इस पॉइंट पे देख रहा हूं, इसका इस पॉइंट पे देख रहा हूं, इसकी वजह से इस पॉइंट पे देख रहा हूं, इस पे। तो ये गॉसियन सरफेस इनका क्या है? कॉम्बिनेशन है Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds। ये किसका है? ये गॉस लॉ है, जब रूल नंबर 4 यानी दो चार्जेस की वजह से सेम गॉसियन सरफेस बन रहा है, तो उसका मेरे पास क्या हो जाएगा? Q1 Q प्लस Q2 यानी दोनों का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट या सम ऑफ द चार्जेस, सम ऑफ द टू चार्जेस। अगर मेरे पास ऐसे ही Q3 Q अप टू Qn हो जाए, तो जैसे ही Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn हो जाएगा, रूल नंबर 5 क्या हो जाएगा बेटा? अपॉन में Qn। इसको क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में मेरे पास क्या आंसर होगा? E डॉट ds इज इक्वल टू समेशन ऑफ i वैल्यू 0 से लेकर या i की वैल्यू 1 से लेकर i की वैल्यू n तक, और किसका समेशन? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जब होता है जब बहुत सारे चार्जेस एक गॉसियन सरफेस बनाए। ये कब होता है? जब दो चार्जेस 3 होते हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे जो हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसका प्रूफ करते हैं कि गॉसियन सरफेस हमें प्रूफ क्या करता है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे हम क्या ले रहे हैं? EDS cos थीटा। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक चार्ज ले लिया और इसका एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, तो ये मेरा एरिया वेक्टर हो गया dA, और आपकी बुक के हिसाब से लिखते हैं ds। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द डिस्टेंस r। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ ने स्टेट किया था कि जब भी दो चार्जेस होंगे या उसकी दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जरूर होगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग गॉस लॉ या बाय यूजिंग गॉस लॉ से हम क्या करेंगे? E या इसका रूल फॉलो करते हैं भाई। जो E है विद रिस्पेक्ट टू ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि हाँ ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो जब मेरे पास एक पॉइंट पे इतना, तो पूरे का पॉइंट का करूंगा तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ E ds, E इज अ कांस्टेंट वैल्यू, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। क्या आंसर हो जाएगा ds का? ओवर अ क्लोज सरफेस एरिया का जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू बाय यूजिंग E की वैल्यू क्या होती है बेटा? E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो E की वैल्यू प्लेस कर देता हूं यहां पर इक्वेशन स्टार बाय यूजिंग इक्वेशन स्टार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर इंटू दिस 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, r स्क्वायर से r कट हो गया। तो मेरे पास क्या आंसर आया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि मेरा क्या है? गॉस लॉ। ठीक है,
काफी आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निकालते हैं प्रूफ या डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। तो गॉस लॉ आप लोगों को याद हो गया होगा। लाइन इंटीग्रल लिख देता हूं टोटल का, eds cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। तो क्या है? डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, बाय यूजिंग गॉस लॉ E डॉट ds का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, E डॉट E क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं तो क्या बन जाएगा, E इंटू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ds का कितना बन जाएगा बेटा, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर e की जो वैल्यू आ गई या मल्टीप्लाई है ये टर्म, तो वहां जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, या मैं कहूं फोर्स क्या होता है। F इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो क्या थी बेटा, F अपॉन Q, चार्ज, फोर्स कूलम्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया Q इंटू E, Q इंटू E। तो E की वैल्यू मेरे पास बाय इक्वेशन 2, इसको मैं रेज कर रहा हूं अब। तो F की वैल्यू क्या होगी बेटा, QE, F इज इक्वल टू QE। तो F इज इक्वल टू Q इंटू E, E की इक्वेशन की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, जो कि मेरे पास असल में क्या है, कूलम्स लॉ। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इनको मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए, दोनों चार्ज अलग है। दिस इज द फेमस कूलम्स लॉ। तो जो गॉस लॉ है हमारा कोई हवा में तुक्का मारा हुआ नहीं है, ये क्या है, एक प्रूफ है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा कि हाँ, गॉस थ्योरम ऐसे कोई हवा में नहीं है, उसका एक प्रूफ है। ठीक है, तो अब जो हम करेंगे वो करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।